Hi everyone. I hope it is live. Do let me know in the chat section once if I'm audible or not. In case there will be any issue in the voice, so let me know. Our today's session is regarding chemical reactions and equations. So this is going to be the one shot for it. And along with that, जो भी हमारे questions हैं NCERT में वो भी हम discuss करेंगे, ठीक है? For me, the voice is completely fine. So let's start. तो सबसे पहले ना केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंज क्या होता है और एक केमिकल चेंज क्या होता है। ये हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखा है। तो हमारे पास अगर हम बात करें फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है। एंड उसमें जो भी केमिकल फॉर्मूला रहता है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें एक केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज में क्या होगा, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट अस, ठीक है। तो जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन है ना वो यहाँ पे चेंज होगा, जबकि फिजिकल में हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, शेप होता है, साइज होता है, ये सारी चीजें वो चेंज हो सकती हैं, जबकि केमिकल चेंजेस वहां पे नहीं होंगे। यहाँ पे केमिकल चेंज है, अगर उसका नेम, तो यहाँ पे केमिकल चेंजेस होंगे, यानी कि यहाँ पे जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, केमिकल कॉम्पोजिशन का क्या मतलब कि उसका जो भी फॉर्मूला होगा, ठीक है। जैसे वाटर है तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। तो अगर इसमें कुछ चेंजेस होंगे केमिकली तो विच मींस इसका फॉर्मूला चेंज होगा। अगर इसका फॉर्मूला सेम एज इट इज है तो विच मींस वो एक केमिकल चेंज नहीं होगा, दैट विल बी अ फिजिकल चेंज। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो जो भी फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह केमिकल कॉम्पोजिशन तो चेंज हो नहीं रहा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम क्या समझ सकते हैं, द बेस्ट एग्जाम्पल इज मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। अब देखो आइस मेल्ट हुई तो वाटर फॉर्म हुआ, तो ये एक फिजिकल चेंज क्यों है। तुम कहोगे यार इसमें तो स्टेट चेंज हो रही है, तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि स्टेट चेंज हो रही है, कोई भी ऐसा चेंज। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या, उसका फॉर्मूला चेंज हो रहा है, हमें वही चेक करना है। तो आइस का फॉर्मूला H2O होता है, वाटर का फॉर्मूला भी H2O होता है। इवन इफ यू टॉक अबाउट स्टीम, यानी कि अगर हम बॉइलिंग की भी बात करेंगे तो स्टीम का फॉर्मूला भी H2O है, विच मीन्स ये सबके सब हमारे पास फिजिकल चेंजेस होंगे, केमिकल चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है, जहां पे कोई नया सब्सटेंस, नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है, शेप चेंज हो सकता है, साइज, स्टेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टेट ही तो चेंज हो रही है ना, आइस वाटर में चेंज हो जा रहा है तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, जबकि यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला हमारा सेम रहा, तो केमिकल कॉम्पोजिशन इट रिमेन्स द सेम। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, अब देखो ग्लास टूट गया, भले ही ये रिवर्सिबल कुछ कंडीशंस में नहीं हो सकता है, मान लो उसके बहुत ज्यादा पीसेस हो गए तो हम उसको वापस से उसी फॉर्म में नहीं जोड़ सकते हैं ना, बट जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो एज इट इज रहेगा ना ग्लास का, कुछ नया सब्सटेंस तो यहाँ पे बना नहीं है, कुछ केमिकल चेंज तो हुआ नहीं है, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ कैंडीज, अगर हम पेपर को इवन अगर तुम फाड़ दे रहे हो, ठीक है, तो वो तो एज इट इज रहेगा ना, उसका जो भी फॉर्मूला होगा, उसमें कोई नया प्रोडक्ट बना नहीं बना, उसमें कोई केमिकल चेंजेस आए नहीं आए, ठीक है। तो हेंस दिस इज अ फिजिकल चेंज। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। उसके बाद केमिकल चेंज ये हमारे पास इरिवर्सिबल होता है, एक बार कोई भी केमिकल चेंज अगर कर गया, जैसे अगर हमारे पास फ्लावर्स हैं, ठीक है, किसी भी मतलब कोई भी पेड़ पौधा है उसमें फ्लावर्स अगर आ गए हैं तो क्या वापस से वो बर्ड में चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। एंड उसके बाद कंबशन हो गया तो हमने लकड़ी को जला दिया है तो वहां पे ऐश बन जाएगी, ठीक है। एंड क्या हम वापस से वो लकड़ी ला सकते हैं, नहीं, हेंस दिस इज अ केमिकल चेंज। यहाँ पे नया सब्सटेंस हमारा बन जाता है और जो पुराना सब्सटेंस है उसको हम फिर वापस से नहीं ला पाते हैं, ठीक है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे नए प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, प्रीवियस वाले में यानी कि फिजिकल चेंज में कोई नए प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे थे। रॉटिंग हो गया, कोई चीजें सड़ गई हैं, अगर रस्टिंग हो गया आयरन में जो हो जाती है, ठीक है। डाइजेशन, खाना अगर पच गया है तो वो खाना वापस से हम उसी फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं कर सकते है ना, ठीक है। देन ये मेन हमारे पास डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे नए प्रोडक्ट बनेंगे केमिकल चेंज में, ये हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स आ गए हैं। फिजिकल चेंज में मैटर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है उसकी, बट उसकी जो केमिकल आइडेंटिटी है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसका केमिकल फॉर्मूला है, वो एज इट इज रहेगा। अभी तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर कोई केमिकल चेंज हुआ है तो स्टेट चेंज हो सकती है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि अगर स्टेट चेंज हुई है तो वो केमिकल रिएक्शन ही है, हम बस ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं कि ये ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है। जैसे NH3 एक गैस है, ठीक है, इसको अमोनिया गैस कहते हैं। HCl हमारे पास हाइड्रोक्लोराइड गैस होती है, ठीक है। वैसे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है बट वो एक्वस फॉर्म में होता है, अदरवाइज ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है, ठीक है। इन दोनों को अगर हम रिएक्ट कराते हैं ना तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे बनता है NH4Cl, ये हमारे पास एक सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये सॉलिड है तो यहाँ पे स्टेट चेंज हुई ना, ये दोनों ही गैसेस हैं,
एंड इन दोनों की जब रिएक्शन हुई तो क्या बना, एक सॉलिड बना, तो स्टेट चेंज हो रही है, समझ में आया। चेंज इन कलर, Fe प्लस CuSO4, CuSO4 इसको हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं। जो भी आयंस वगैरह है ना, इनके बेसिक फॉर्मूला सबको याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है तो क्लास 9th की बुक में सारे फॉर्मूलाज गिवन है, उनको एक बार रिवाइज कर लेना। तो CuSO4 इज कॉपर सल्फेट, ये हमारे पास इसका कलर ब्लू होता है, बट जैसे ही इसमें आयरन की रिएक्शन हम करा देते हैं तो FeSO4 यहाँ पे बन जाता है, तो यहाँ पे कलर हमारा चले जाता है, जो ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर एक गैस इवॉल्व हो रही है, जैसे ये रिएक्शन अगर होती है तो यहाँ पे ZnCl2 बनता है प्लस H2, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होती है, इवॉल्व होती है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का क्या मतलब है कि मान लो अगर यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जा रही है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हमारे पास हो रही है, तो वहां पे टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन तो हुई है, ठीक है। जैसे ये वाली हमारे पास रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है, तो यहाँ पे CaOH2 बनता है। ये सारी रिएक्शंस अभी आगे हम देखेंगे कि किस किस टाइप की हमारे पास रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल हमें सबसे पहले गिवन है एनसीईआरटी बुक में। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये क्या बनाता है, ये MgO विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बनाता है, ठीक है। तो इन दोनों की रिएक्शन अगर हम लिखना चाहेंगे तो Mg प्लस O2 एरो बनाते हैं एंड MgO लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसमें ये एक्सपेरिमेंट जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन से ना पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको प्रॉपर्ली रब करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सो दैट जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर इसमें फॉर्म हुई है वो रिमूव हो सके, ठीक है। बिकॉज ये सारे जो भी हमारे पास मेटल्स होते हैं ना, ये रिएक्टिव होते हैं, तो आपस में मतलब देखो एयर है तो वहां पे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो जनरली ये जब भी रिएक्ट कर लेते हैं एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, तो ये अलग अलग क्या बना लेते हैं, कंपाउंड्स। तो मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, उसी को हटाने के लिए उसको रब करना पड़ता है, ठीक है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरीके से रिएक्शन होगी, इसकी बैलेंसिंग भी अभी हम सीखेंगे। पहले हम बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या इसमें ऑब्जर्वेशन हुआ, अगर हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराया तो क्या ऑब्जर्वेशन हुआ। MgO फॉर्म हुआ विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमें कैसे पता चला। यहाँ पे देखो व्हाइट पाउडर फॉर्म हुआ, ये व्हाइट पाउडर किसका था, MgO का था, एंड यहाँ पे डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम हमको देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद ये चीज तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं कि एक इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। जैसे अभी Mg प्लस O2 फॉर्म्स MgO मैंने लिखा, तो वो मैंने किस बेसिस पे लिखा, जो भी चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे। उनकी आपस में रिएक्शन हुई तब जाके जो फाइनल बनेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। बीच में हम एरो बनाते हैं, ये बताता है कि क्या यील्ड हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स होते हैं। ये तो देखो H2 हो गया, O2 हो गया, H2O, ये उनके केमिकल फॉर्मूलाज हैं। अब ये हमारे पास जो भी मान लो कोई मेटल है तो हम कह देंगे कि एटम है, एलिमेंट है, ठीक है, या कोई कंपाउंड हमारे पास हो सकता है, ठीक है। एलिमेंट क्या है, जैसे ऑक्सीजन है हमारे पास, सोडियम है, ये एलिमेंट्स है। कंपाउंड क्या है, जैसे H2O है तो ये कंपाउंड हो गया हमारे पास। H2 ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सो दीज आर द टर्म्स जो हम यूज करते रहेंगे। तो यहाँ पे जो 2 है ये क्या है, ये इनके स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं। प्रिसाइजली बोलें या सिंपली बोलें तो हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं। इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन के हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं। यहाँ पे 2H2O का क्या मतलब है कि H2O जो हमारे पास कंपाउंड है उसके हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये समझ में आया, रिएक्टेंट्स, यील्ड्स, प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे पास जो नीचे लिखे हैं इनको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे H2 लिखा है हमने, O2 लिखा है, H2O लिखा है, ये सब इनके क्या है, सबस्क्रिप्ट, जिनको हम नीचे ही लिखते हैं। ये इनके जनरल फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। H2O ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला, CO2 क्या होगा, हो गया फॉर्मूला, ये जो 6 लिखा है हमने ये क्या हो गया, इनके कोएफिशिएंट्स हो गए, ठीक है। राइटिंग द केमिकल इक्वेशंस, तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स आएंगे, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे। ये हम स्टेट वगैरह डिनोट करने के लिए जो भी हमने लिख रखा है फॉर्मूला उसके बगल में ब्रैकेट में इस तरीके से लिख देते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया NH3 ये गैस है तो इसके बगल में मैं ब्रैकेट में G लिख दूंगी। प्लस क्या था HCl, तो इसके ब्रैकेट में मैं अगेन G लिख दूंगी। एरो क्या बन रहा था, NH4Cl, मैंने कहा ये सॉलिड है तो ब्रैकेट में S लिख दूंगी, ठीक है। अगर लिक्विड है, जैसे जनरली हम वाटर के लिए यूज करेंगे तो हम सिंपली L लिखेंगे। एक्वस सोल्यूशन यानी कि अगर ये वाटर में डिसॉल्व होगा, जैसे हम अभी पढ़ेंगे आगे, बेरियम सल्फेट का हमने सोल्यूशन ले लिया है, इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, या इवन अगर टर्म लिखा है कि बेरियम सल्फेट का सोल्यूशन है तो हमें पता है कि एक एक्वस सोल्यूशन ही होगा, विच मींस वो पानी में क्या होगा, डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में AQ एक्वस लिख देंगे। फिर ये ट्राइंगल हम बनाते हैं हीट के लिए,
तो जब भी हमारे पास हीट हम दे रहे होंगे उस रिएक्शन को, उन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो एरो के ऊपर हम हीट बना देते हैं, एरो का मतलब यील्ड, ठीक है। ऊपर अगर कुछ भी चीज लिखी हुई है उसका मतलब होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। मान लो कोई रिएक्शन अगर 5 मिनट में हो रही है, अब मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी अकर हो, वो 1 मिनट में कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए जो भी सब्सटेंस को मैं ऐड करूंगी उसको एक कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी इस चैप्टर में इसका कोई यूज नहीं है, आगे भले ही हम इनको देखेंगे, ठीक है। प्लस का मतलब है कंबाइन, जैसे ये प्लस का साइन मैंने यहाँ पे बना रखा है कि ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन आर रिटन इन फ्रंट, जैसे कि 2H2 लिखा था हमने, 2H2O लिखा था, ठीक है। अब बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है तो ये एरो के पहले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को जो नंबर ऑफ एटम्स है ना ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट वो सेम होने चाहिए। देखो यहाँ पे Zn है, यहाँ पे भी Zn है, एक Zn है, एक Zn इधर भी, विच मीन्स ये तो बैलेंस्ड है। फिर हमें हाइड्रोजन का देखना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, बैलेंस्ड है। फिर सल्फर को देखो, यहाँ पे एक सल्फर, यहाँ पे भी एक सल्फर है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन, तो विच मीन्स ये मेरे पास बैलेंस्ड है। अब ये बैलेंस्ड क्यों होनी चाहिए? बिकॉज कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास हमारे पास फॉलो होना चाहिए। जो भी हमारे पास कंजर्वेशन लॉ हो गया, कोई भी लॉ हो गया, वो वायलेट नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास टोटल मास होगा बिफोर द रिएक्शन दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन। अब तुम कहोगे हमें मास कैसे पता चलेगा? तो एटॉमिक मासेस हमने पढ़ा है क्लास 9th में, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 into 1 प्लस सल्फर का होता है 32 एटॉमिक मास। इस तरीके से अगर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो जितना लेफ्ट हैंड साइड को मास आएगा उतना ही राइट हैंड साइड को भी मास आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हमने लिख रखा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम बोथ द साइड्स, ठीक है। चलो अब हम कुछ बैलेंसिंग देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में हमें गिवन है। Fe प्लस H2O ये फॉर्म कर रहा है Fe3O4 प्लस H2। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज हमने क्या कहा था, हमें देखना है कि दोनों साइड सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। यहाँ पे एक Fe है, यहाँ पे 3 है, तो क्या है बैलेंस है? नहीं। तो बैलेंस कैसे करेंगे? इधर पे भी 3 Fe लाओ, तो हमने Fe तो बैलेंस कर दिया। फिर ऑक्सीजन इधर पे 4 है और इधर पे तो एक ही है, इधर पे भी 4 लाने पड़ेंगे, इसलिए कोएफिशिएंट में हमने 4 लिख दिया। रिमेंबर ये जो भी हमारे पास सब्सक्रिप्ट्स हैं इनको चेंज नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, बट यहाँ पे कितने हो गए? 4H2O ये लिखा हुआ है ना, 3Fe प्लस 4H2O। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 4 into 2 यानी कि 8 हाइड्रोजन है इधर पे, ठीक है। क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम्स तो ऑलरेडी उस मॉलिक्यूल में है ना, तो टोटल अब कितने हो गए? 2 into 4, इसीलिए 8। तो यहाँ पे तो 2 ही है, इसको मुझे 8 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी मेरे पास? कुछ इस तरीके से। अब देख लेते हैं, 3 Fe, ठीक है, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन एंड 8 हाइड्रोजन, इधर पे भी 8 हाइड्रोजन। हाय योगेश, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है H2 प्लस Cl2 फॉर्म्स HCl। 2 हाइड्रोजन है इधर पे तो एक ही है, तो मुझे 2 इधर पे ऐड करना पड़ेगा। अब देखो 2 Cl है इधर पे भी अब 2 ही Cl हो गए हैं। अगर 2HCl लिखा है तो ये जो 2 है ना, ये इस हाइड्रोजन के लिए भी है, इस क्लोरीन के लिए भी है, इतना समझ लो। जैसे हमने यहाँ पे 4 लिखा ना, तो ये H2 के लिए भी था एंड ये O के लिए भी था, ठीक है। तो हेंस ये बैलेंस्ड हो गई ना। इधर पे देखो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, तो बैलेंस्ड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। यस, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? अभी मैंने बताया था MgCO3 की लेयर फॉर्म हो जाती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की मैग्नीशियम रिबन पे, तो उसको रब करते हैं सो दैट वो लेयर रिमूव हो जाए। बिकॉज अगर वो लेयर रिमूव नहीं होगी तो जो भी रिएक्शन हम देखना चाह रहे हैं ऑक्सीजन के साथ वो हमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखनी है। हाइड्रोजन और क्लोरीन, सबसे पहले तुम्हें ना फॉर्मूलाज आने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है तो सिर्फ H नहीं लिखोगे, H2 लिखोगे। क्लोरीन है तो Cl2 लिखोगे। ये रिएक्शन अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, HCl बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब HCl। बैलेंसिंग तो अभी हमने देख ली थी, इधर पे हम 2 ऐड कर देंगे, है ना, तो ये बैलेंस हो गई। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्या होता है? Ba2+, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए सबके। क्लोराइड क्या होता है? Cl-, तो जो क्रिस क्रॉस मेथड होता था इसका फॉर्मूला विच मींस क्या होगा? BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें शो भी करती हूँ, यहाँ पे तो वैसे मैंने लिख रखा है बट
Al3+, एल्यूमिनियम का ये होता है, सल्फेट का क्या होता है SO4 2-, ये सल्फेट होता है, सल्फाइट होता है SO3 2-, ठीक है, सल्फाइड होता है S2-, इसीलिए मैं कह रही हूँ जो भी बेसिक हमारे क्लास 9th के फॉर्मुलाज हैं उनको रिवाइज कर लेना। तो क्या बन जाएगा, देखो इधर पे Al2SO4 का थ्राइस, हमेशा ये ब्रैकेट बनाना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 3 तो क्या हो जाएगा फिर 4 के साथ मर्ज हो जाएगा, बट हमें अलग अलग बताना है ना, क्योंकि ये जो 3 अब आया है ना ये दोनों के लिए होगा, यानी कि सल्फर के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी, इसीलिए इधर पे ब्रैकेट बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो पहली रिएक्शन तो हमने देख ली है, अब हम ये वाली रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। एंड यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो बेरियम सल्फेट, तो Ba2+ एंड SO4 2-, 2+ एंड 2- कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा BaSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड Al3+ Cl-, तो AlCl3। तो बैलेंस कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये रिएक्शन सबको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो SO4, चलो पहले बेरियम से ही स्टार्ट करते हैं, Ba एक ही Ba उस साइड भी है, एक ही साइड भी है, विच मींस बैलेंस्ड है। 2 क्लोरीन इधर पे है, यहाँ पे तो 3 है, अब 2 और 3 बैलेंसिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई, तो इसको फिलहाल के लिए मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है। Al 2 है, तो अब मैं कहीं ना कहीं बैलेंस कर सकती हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ, ठीक है, बिकॉज हमें 2 एल्यूमिनियम चाहिए है। अब सल्फर तो 3 है, बट यहाँ पे तो एक ही है, तो इधर पे मैं 3 पुट कर सकती हूँ, तो मैंने पुट कर दिया। अब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ठीक है, यहाँ पे 3 बेरियम हो गए और यहाँ पे सिर्फ 1 बेरियम है, तो मुझे इधर पे भी क्या करना पड़ेगा, 3 बेरियम लाना पड़ेगा, तो मैं ले आई। अब वापस से रिएक्शन को फिर से चेक करते हैं, ठीक है, 3 बेरियम 3 बेरियम, ठीक है, और 6 क्लोरीन इधर पे हो गए, इधर पे भी 6 क्लोरीन हुए हैं, देखो, ठीक है, फिर प्लस Al2, तो 2 Al इधर पे हैं, 2 Al इधर पे भी हैं, सल्फर इधर पे 3 है, तो इधर पे भी 3 है, ऑक्सीजन कितने होंगे बताओ, ये देखो 4 लिखा हुआ है ऑलरेडी, इनटू 3 विच मींस 12, इधर पे भी देखो 4 ऑक्सीजन ऑलरेडी है और बाहर से 3 भी लिखा हुआ है ना, तो विच मींस 4 इंटू 3, साइड भी कितने 12, बैलेंस्ड हो गया पूरा, समझ में आया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो सोडियम की रिएक्शन करानी है वाटर के साथ, सोडियम होता है Na, वाटर होता है H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na+ होता है एंड हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH- होता है, तो क्या बन जाएगा NaOH एंड प्लस हाइड्रोजन विच इज H2। यहाँ पे बैलेंस करना है Na, ठीक है, O एंड O, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 हैं, जबकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 3 है, तो ये तो कहीं की बैलेंसिंग हुई नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अगर मैं यहाँ पे देखो 2 ले आऊं, ठीक है, 2H2, तो बैलेंसिंग अनइक्वल सी होगी ना, हम कह सकते हैं ऑड होगी, क्योंकि यहाँ पे फिर भी कितने होंगे 5 हाइड्रोजन होंगे ना, क्योंकि इधर पे एक है ऑलरेडी, तो मुझे कहीं ना इसको इवन करना पड़ेगा, ये वाले को, ठीक है, तो इसको मैं इवन करने के लिए इधर पे 2 पुट कर देती हूँ। अब देखो इसने थोड़ी सी और गड़बड़ी कर दी, यहाँ पे 2 NaOH मैंने लिखा है, तो यहाँ पे Na भी 2 हो गए, तो इधर पे मैं 2 Na भी लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन भी तो 2 हो गए, तो मुझे इधर पे भी 2 लिखना पड़ेगा, तो 2H2O, अब देखो 4 हाइड्रोजन इधर हो गए हैं और इधर पे भी 4 ही हाइड्रोजन है, तो ये बैलेंस हो गई ना सिंपल, तो 2Na प्लस 2H2O फॉर्म्स 2NaOH प्लस H2, दिस विल बी द कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन या इक्वेशन कह सकते हैं हम, ठीक है। ये अगेन हमारे पास जो बाकी 2 क्वेश्चंस हैं इनको भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमें स्टेट के सिंबल्स भी बताने हैं कि ये एक्वस फॉर्म में है, गैस है या क्या है, ठीक है, तो लिख लेते हैं सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ये होता है BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, देखो Na+ एंड सल्फेट होता है SO4 2-, तो ये हो जाएगा Na2SO4। अब यहाँ पे हमें स्टेट सिंबल भी बताने थे ना, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में मैं वो भी लिख लेती हूँ, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सोल्यूशन में मैंने बताया था क्या आएगा हर केस में एक्वस, तो ब्रैकेट में AQ लिख दो प्लस Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सॉल्यूशंस ऑफ बोथ ऑफ दीज व्हिच मींस ये भी इसका सॉल्यूशन ही है, तो एक्वस फॉर्म आएगा, इन वाटर, वाटर लिखा ही है तो एक्वस ही आएगा, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, Ba2+ एंड सल्फेट होता है SO4 2-, तो फॉर्मूला क्या आ गया BaSO4, इनसॉल्यूबल है, घुला नहीं है पानी में, तो विच मींस ये नीचे जाके सेटल हो गया है, इसको हम एक प्रेसिपिटेट PPT बोलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज अगर रिएक्शन के बाद नीचे आके सेटल हो जाती है, जैसे कि रेत पानी में सेटल हो जाएगी, ठीक है, तो उसी तरीके से अगर सेटल हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड ही तो बोलेंगे ना, तो ये हमारे पास सॉलिड है एंड इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, Na+ एंड Cl- फॉर्मूला क्या बनेगा NaCl बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखा है विच मींस ये भी एक्वस आएगा, तो स्टेट्स तो हमने लिख दिए, अब हमें क्या करना है इसको बैलेंस भी करना है, ठीक है। देख लेते हैं, चलो Ba बैलेंस्ड है, Cl2 इधर पे तो एक ही है, तो इधर पे मुझे 2 लिखना पड़ेगा, Na2, अब देखो इधर पे भी 2 Na हो गए हैं एंड इधर पे एक
सल्फर है, इधर पे भी एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन, सब कुछ बैलेंस्ड है इधर पे, ठीक है। तो हेंस हमें क्या करना था, सिर्फ इधर पे 2 जोड़ना था और ये पूरी रिएक्शन हमारे पास क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH in water, which means ये aqueous है obviously, reacts with hydrochloric acid solution in water, which means HCl और ब्रैकेट में क्या आएगा, aqueous, to produce sodium chloride NaCl, solution लिखा है which means ये भी aqueous है, and water H2, water के लिए क्या आता है L, ठीक है। तो यहाँ पे Na, ठीक है। देन वी हैव वन ऑक्सीजन हेयर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि इधर पे एक और हाइड्रोजन है, तो ये बैलेंस्ड है हमारे पास ना, 2 हाइड्रोजन इस साइड को है, लेफ्ट हैंड साइड को टोटल, और इधर पे भी 2 हाइड्रोजन टोटल है, एंड Cl, तो मेरे हिसाब से तो ये पूरा ही बैलेंस्ड है ना, NaCl आ गया एंड H2, ठीक है, ये बैलेंस्ड है, ठीक है। देयर इज नो नीड टू बैलेंस इट बिकॉज ये ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस्ड है, ठीक है। चलो ये सब हमारा कंप्लीट हो गया बैलेंसिंग। कुछ और भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में मैं लूंगी। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सारे टाइप की हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कंबाइन होने का क्या मतलब होता है, आपस में जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी वही मतलब है, दो चीजें आपस में, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, आपस में क्या हो रही है, कंबाइन हो रही हैं और एक बड़ी चीज बना रही हैं, ठीक है, यानी कि एक प्रोडक्ट बना रही हैं, ठीक है। तो इसको हम एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बनेगा बिकॉज दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तब जाके कंबाइन होके कुछ बना रहे हैं ना, तो एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, ठीक है। टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू क्रिएट वन कंपाउंड, ठीक है। The product of the combination reaction can be predicted by what reactants or compounds are in the reaction, because obviously वो दोनों ही तो आपस में combine हो रहे हैं ना, तो हमें पता होगा कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बनना चाहिए। जैसे A और B ने आपस में रिएक्ट किया तो A भी बना इधर पे, ठीक है। और भी रिएक्शंस अब हम इधर पे देखते हैं जो एनसीईआरटी में हमें गिवन है। देखो क्विक लाइम, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये याद करना है तुम्हें कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो जनरल नेम है वो क्या होता है, वो होता है क्विक लाइम, ठीक है। तो क्विक लाइम में अगर हम पानी ऐड कर दें, H2O ऐड कर दें, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इन दोनों ने कंबाइन किया और एक हमारा प्रोडक्ट बना दिया जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसकी बैलेंसिंग देख लेते हैं। एक कैल्शियम, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर पे भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो ये विच मीन्स ये मेरे पास बैलेंस्ड है, इसमें कुछ और मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शन ना हमारे पास एक्सोथर्मिक भी होती है। क्यों होती है, बिकॉज यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। अभी हमने देखा था ना, कोई भी अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन अकर हुई है, हम कैसे पता लगाएंगे, अगर वहां पे हीट प्रोड्यूस हो जा रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारे पास इसका केमिकल फॉर्मूला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बट जो इसका जनरल नेम है वो होता है स्लेक्ड लाइम। दिस इज क्विक लाइम एंड दिस इज स्लेक्ड लाइम, ये याद रखना, ठीक है। ये जो हमारे पास स्लेक्ड लाइम है यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग में कैसे यूज करते हैं, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वी हैव पुट, अब क्या होता है, अराउंड हमारे पास क्या है, एयर है, एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। तो ये किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है और क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट ही हमारे पास, लाइक मार्बल का भी जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, CaCO3। इवन लाइमस्टोन अगर तुमने सुना है, उसका भी जो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज CaCO3 ओनली, ठीक है। तो विच मीन्स वहां पे क्या हो जाता है, देन प्रॉपर शाइनी फिनिश मिलती है वॉल्स को, इसीलिए व्हाइट वॉशिंग में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक्वस सोल्यूशन हम लेते हैं CO2, ये गैसेस फॉर्म में है, हमारे आसपास जो भी प्रेजेंट है आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या बनता है, CaCO3 विच इज कैल्शियम कार्बोनेट, एंड यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होता है। दिस इज द कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। इस प्रोसेस में 3 से 4 दिन लगते हैं, इसीलिए जब भी व्हाइट वॉशिंग वगैरह होती है तो 3-4 दिन तक उस जगह को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यस, एंडो रिएक्शन का मतलब है कि उसमें रिलीज होगा। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या है, एक्सो रिमूव हो रहा है ना, तो हीट रिमूव होती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट यूज होगी, रिलीज नहीं एक्चुअली,
एंडो का मतलब कि हीट रिक्वायर्ड है उस रिएक्शन के लिए। जैसे डिकम्पोजिशन अभी हम पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, रिलीज नहीं रिक्वायर्ड। आई थिंक मैंने गलत बोल दिया। तो एक्सो में क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, रिलीज हो रही है, जबकि हम बात करेंगे एंडो, तो एंडो में क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड होगी उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने जैसे कि ऑलरेडी बता ही दिया है, जहां पे भी हीट रिलीज होगी उसको हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4 क्या होता है, इसका जनरल नेम जो है मीथेन भी होता है, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मीथेन, ठीक है। प्लस यहाँ पे O2 ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, इस रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। दिस इज द कंबशन, ठीक है। कंबशन तो तुम्हें पता है, जब भी कुछ हम जला रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा CO2 एंड H2O प्रोड्यूस होता है। कोई भी अगर हम जैसे मिथेन ले रखा है, इथेन ले लेंगे, जो आगे तुम पढ़ोगे क्या है, ये सब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बर्न करते हैं ना, तो हमारे पास CO2 और H2O ही प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे प्लस हम हीट भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है प्लस हीट लिखने का, कि इधर पे ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे हीट रिलीज होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, ग्लूकोज, ग्लूकोज इज बेसिकली वट एवर वी आर ईटिंग, ठीक है। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ले रहे हैं वो हमारे पास ग्लूकोज के फॉर्म में है। जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड्स आता है, एक टॉपिक, इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला समझ लो, C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो हम क्या प्रोड्यूस होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है, एंड H2O। एंड ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। दिस इज द बेसिक रेस्पिरेशन रिएक्शन। इसकी ऑपोजिट क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। ये बायोलॉजी में पढ़ भी लिया होगा तुमने। जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ही तो अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं ना। तो कैसे करते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O, वहां पे क्या फॉर्म करता है, 6O2, तभी जाके जो प्लांट्स है वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, प्लस C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम बिकॉज एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसीलिए हमने क्या देखा, हमने रेस्पिरेशन देखा, ठीक है। इज इट क्लियर। चलो, ये हमारे पास हमने देखा, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने देखी, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होने का क्या मतलब है, टूटना, ठीक है। जैसे हम डिकम्पोजर्स पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी खाना होता है या जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसको डिकम्पोज करते हैं ना। तो यहाँ पे भी वही चीज है, एक कोई बड़ा हमारे पास रिएक्टेंट होगा, वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। विच मीन्स वन रिएक्टेंट इट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। दो भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे ये है, ये ए भी था, ये ए प्लस बी में कन्वर्ट हो गया, दोनों, विच मीन्स कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट है ना। वहां पे फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे रिएक्टेंट ब्रेक होके दो चीजें बना रहा है, ठीक है। जैसे ये है CO, C+O में ब्रेक हो गया। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो अभी हमने देखा था, स्लेग लाइम, ये क्विक लाइम और वाटर में क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमें किसी ना किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, विच मीन्स वी वांट सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन टू अकर। वो हीट भी हो सकती है एनर्जी, वो लाइट भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। डिपेंडिंग अपॉन दैट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स। हीट अगर रिक्वायर्ड है तो उसको हम एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। लाइट अगर रिक्वायर्ड है तो उसको हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है तो उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ZnCO3 हीट के लिए, जैसे अभी हमने पढ़ा था, हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये ZnO प्लस CO2 में रिलीज में चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बिकॉज हीट रिक्वायर्ड है, तो ये सारी रिएक्शंस हमारे पास क्या है, दीज आर द एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। इज इट क्लियर। यहाँ पे अगेन Al2O3 है, ये हीट से क्या हो गया, डिकम्पोज, Al और ऑक्सीजन में क्या हो गया, कन्वर्ट। और बाकी क्या है इसकी बैलेंसिंग, ये 4, 3 एंड 2, ये कोएफिशिएंट्स हमने ऐड कर रखे हैं फॉर द प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ दैट रिएक्शन, ठीक है। FeSO4 फेरस सल्फेट, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे ग्रीन विट्रियोल क्या होता है, ठीक है। तो FeSO4.7H2O, ये हमारे पास होता है ग्रीन विट्रियोल। ये 7H2O क्या है, आगे हम पढ़ेंगे, ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, उनके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड रहते हैं, तो इसको हम ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं। जैसे हम इसको हीट करते हैं ना, ये जो 7H2 है, H2O है सॉरी, जो हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो रिमूव हो जाता है, तो क्या बचेगा, सिर्फ FeSO4 बचेगा। इसका कलर तो होता है ग्रीन,
जैसे ही इसमें से वाटर रिमूव हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास व्हाइट कलर का हो जाता है। अब जैसे ही इसमें तुम हीट प्रोवाइड करोगे फर्दर इसमें भी, तो क्या होगा, यहाँ पे Fe2O3 बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, कौन से कलर का होता है, जनरली रेडिश ब्राउन, ठीक है। थोड़ा कभी ब्राउनिश ज्यादा हो जाएगा, कभी रेडिश, ठीक है, तो रेडिश ब्राउन कलर हम कहते हैं। प्लस SO2 क्या है, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये SO3 क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो ये हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। जैसे कि हमने कहा था 2 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हैं। ये अगेन CaCO3, अभी मैंने बताया था लाइमस्टोन भी इसको तुम कह सकते हो, इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हो, मार्बल का भी यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगेन हमने हीट प्रोवाइड करी, तो ये क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ये वाली जो रिएक्शन है ये सीमेंट प्रोड्यूस करने में यूज की जाती है। क्विक लाइम जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में ही मेनली हमारा यूज किया जाता है, क्विक लाइम, ठीक है। तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट या फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्विक लाइम कौन सी रिएक्शन को हम यूज करेंगे, या अगर कभी भी पूछा जाए तो ये रिएक्शन हमको मेंशन करनी है। अगर क्वेश्चन आएगा कि स्लेग्ड लाइम कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम CaO प्लस H2O फॉर्म CaOH2 वाली रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो याद रखनी है चीजें, भूलनी नहीं है। अब ये सब मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ, ठीक है, ये जितनी चीजें हैं। तो ये हमारे पास क्या होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगी, ये भी मैंने बता दिया है, बिकॉज यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड हो रही है, किसी भी फॉर्म में हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो उसको हम एक एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, क्यों, क्योंकि इन रिएक्शंस में हमें हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो देखो ये है हमारे पास लेड नाइट्रेट, यहाँ लेड नाइट्रेट में अगेन हीट हमने प्रोवाइड करी, तो यहाँ पे PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 ये इधर पे प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब लेड नाइट्रेट का कलर था व्हाइट, यहाँ पे जैसे ही रिएक्शन हुई तो लेड ऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया जिसका कलर है येलो। तो यहाँ पे देख रहे हो चेंज इन कलर हमें देखने को मिल रहा है इन दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था इलेक्ट्रोलिटिक भी होता है एंड फोटोलिटिक भी होता है। इलेक्ट्रोलिसिस एक हमारे पास प्रोसेस होता है, उसका मतलब होता है जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं और एक कोई कंपाउंड होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है, उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है या फिर वो डिसोशिएट हो जाता है, इसी प्रोसेस को सिंपली हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। वैसे तो इन डिटेल है बट इस चैप्टर में उतना ज्यादा है नहीं, तो उतना ज्यादा मैं डीप में नहीं पढ़ा रही हूँ बिकॉज तुम कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा, ठीक है, बिकॉज वो इन डिटेल हमें देन समझना होता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली बता रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रोड्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, ठीक है। तो जैसे ये पूरा सेटअप है, इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, देखो ये एक मग टाइप का ले रखा है, नीचे 2 होल बनाए, 2 होल से क्या किया, ये जो ये दिख रहे हैं ये वाले अंदर वाले, ये हमारे पास है वो इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स किसके हैं, ग्रेफाइट रॉड हैं, ठीक है, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं बेसिकली। ग्रेफाइट क्या होता है, तो ग्रेफाइट एक एलोट्रॉप होता है किसका, कार्बन का। तो अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि ये कार्बन की हमारे पास क्या है, रॉड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हमने क्या किया, नीचे रबर स्टॉपर लगा दिया सो दैट हमने जो पानी अगर हम आगे भरने वाले हैं जो, तो वो नीचे ना जाए, तो यहाँ पे हमने रबर स्टॉपर लगा दिया है। टेस्ट ट्यूब जिसमें पानी ऑलरेडी भरा हुआ है उसको उल्टी करके इन्वर्ट करके कहाँ रख दिया है, इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हमने रख दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, एनोड, और राइट हैंड साइड वाला क्या है, हमारा कैथोड है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। H2O ये कुछ इस तरीके से डिसोशिएट होता है, H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। अब क्या इसमें सिर्फ ये वाटर ही होता है, नहीं, इसमें हम क्या ऐड करते हैं, इसमें हम डाइल्यूट H2SO4 भी ऐड करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों ऐड करना है डाइल्यूट H2SO4, बिकॉज पानी कंडक्टर नहीं होता है ना एक अच्छा, तो अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है तो वी वांट अ कंडक्टर। अब अगर हमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना है वाटर का और इसमें से क्या हुआ, इसमें से तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई, तो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा, तो इसीलिए फॉर बेटर कंडक्टिविटी हम इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं, बिकॉज ये हमारे पास क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट होता है अच्छा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वही होता है कि जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होने दे, जो कि H2O नहीं करने देता है, तो ये हमारे पास अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 भी इसमें ऐड अप कर देते हैं। इज इट क्लियर, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो H प्लस एंड OH माइनस में चेंज हो गया। पॉजिटिव वाला कैटायन कहलाता है, नेगेटिव वाला एनायन कहलाता है। हमारे पास कैथोड है और एनोड है, ठीक है। कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज और एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज।
कैटायन हमेशा कैथोड पे जाता है आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, बिकॉज ये तो पॉजिटिवली चार्ज था, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो ये किधर जाता है, कैथोड पे जाता है। तो H+ यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे H2 मिलेगा। रिएक्शन है नहीं तो मैं पूरी रिएक्शन नहीं बता रही हूँ। एनोड पे OH- गया बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली, तो यहाँ पे से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, विच मीन्स हाइड्रोजन पे कैथोड पे हाइड्रोजन लिबरेट होगी, ठीक है, एंड एनोड पे जाके ऑक्सीजन लिबरेट होगी, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रोलिसिस पूरा हुआ। तो देखो यहाँ पे ये जो खाली स्पेस दिख रही है, ये गैस ने ले रखी है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ज्यादा दिख रही है ना, बिकॉज खाली स्पेस जो है ना, सिर्फ उसको देखो, पानी को नहीं देखना है। जो खाली स्पेस है वो हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो खाली स्पेस है वो ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे तो थोड़ी कम हमें लग रही है, विच मीन्स द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा क्यों हुआ? हम अब रिएक्शन देखते हैं। H2O का अगर मैं डिकम्पोजिशन कर रही हूँ, मुझे पता है H2, सॉरी मैं इसे सही से लिख लेती हूँ, यहाँ पे H2 एंड O2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं, इधर पे 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इधर पे भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये 2:1 में कंबाइन हो रहे हैं ना, ठीक है। ये 2:1 किसका है, हम बाय वॉल्यूम चेक करते हैं, तो 2:1 है, विच मीन्स वॉल्यूम किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोजन की वॉल्यूम हमें क्लियरली यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। इज इट क्लियर? थर्ड है हमारे पास फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब ये है जिसमें हमें सनलाइट या लाइट की रिक्वायरमेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन टू अकर। तो यहाँ पे 2 रिएक्शंस हम मेनली पढ़ने वाले हैं, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। AgCl एंड AgBr, ये दोनों ही सिल्वर के हमारे पास क्या है, सॉल्ट्स हैं, ठीक है। AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। ये इसका कलर होता है हमारे पास जनरली व्हाइटिश, ठीक है, सिल्वर सिल्वर टाइप इसका कलर होता है। अब जैसे ही इसमें सनलाइट पड़ी तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में। तो ये इसका अब कलर क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। एंड इसका कलर क्या होता है, इसका इनिशियली कलर था येलो, अब क्या हुआ, इसमें लाइट पड़ी, इसका डिकम्पोजिशन हो गया, तो इसका कलर अगेन ग्रे में चेंज हो जाता है। इसी रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शंस का हम यूज करते हैं किसमें, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। रिमेंबर दिस, ठीक है। 1 मार्क के क्वेश्चंस छोटे छोटे आ जाते हैं, तो हमें पूरे चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। We have seen that the decomposition reactions require energy either in the form of heat, light या electricity, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच कार्तिक। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी समझ में आ गया होगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं एनसीईआरटी के। अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, इसका नेम बताना है एंड इसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है, क्योंकि जनरली जो अभी हमने देखा था ना, उसमें क्लियरली लिखा था व्हाइट वॉशिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसी का सोल्यूशन यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे यही लिख देंगे। बट दूसरा देखो क्वेश्चन क्या है, राइट द रिएक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस विद वाटर। इसकी रिएक्शन वाटर के साथ तो हमने कोई पढ़ी नहीं है, तो यहाँ पे जो सब्सटेंस हम मेनली यूज कर रहे हैं ना, वो कौन सा है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। हम क्विक लाइम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो नेम द सब्सटेंस, तो इधर पे हम क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड यूज कर रहे हैं, एंड इसका फॉर्मूला होता है CaO। सेकंड में हमें इसकी रिएक्शन लिखनी है पानी के साथ, तो पानी के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। Second question है, why is the amount of gas collected in one of the test tubes is double the amount collected in other? ये जो एक्टिविटी अभी हमने देखी थी ना वाटर वाली, वही का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है और ये कौन सी गैस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो भी वॉल्यूम था दैट वाज डबल दी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज H2O के अगर हम फॉर्मूला में ही देखेंगे ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है हमारे पास, और ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। एंड इवन इफ वी सी द कंप्लीट रिएक्शन, तो वहां पे से हमें पता चलेगा कि 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो यही रिएक्शन यहाँ पे भी पूरा मेंशन कर रखा है, बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट 2 टाइप की रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। थर्ड हमारे पास आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, डिस्प्लेस करना यानी कि किसी की जगह लेना। तो सिंपल है, अगर कोई ज्यादा ताकतवर होगा, ठीक है, तो जो भी कम ताकतवर है उसको क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा ऑब्वियसली वो, ठीक है। तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जब भी कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है एक कम रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है किसी भी कंपाउंड में, तो उसको हम एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। वेरी सिंपल। तो A भी एक कंपाउंड था, अब क्या हुआ, C आया, ये C ने क्या कर ली, B की जगह ले ली और उसको निकाल दिया।
तो क्या हो गई, वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं हमारे पास, और ये सब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी किसकी जगह लेगा, तो हम रिएक्टिविटी सीरीज उसके लिए देखते हैं। अभी मैं बताऊंगी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कैसे करना है वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। आयरन नेल्स ली हमने और उनको किस में डिप कर दिया, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। इसका कलर क्या होता है, अभी मैंने बताया था, इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है। Cu2 प्लस आयन का कलर जनरली हमारे पास ब्लू ही होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब बिकॉज आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो इसने कॉपर को हटा दिया, तो देखो कॉपर तो रिमूव हो गया और ये इसकी जगह आ गया, तो यहाँ पे FeSO4 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका और इसका कोई कंपाउंड बनेगा, तो ये हम कैसे देखेंगे, देखो Fe2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, FeSO4, ठीक है। फिर देखो Zn प्लस CuSO4, अगेन जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को उसने बाहर निकाल दिया। फिर यहाँ पे Pb प्लस CuCl2, अगेन Pb क्या है, ज्यादा ताकतवर है, उसने जगह ले ली, तो यहाँ पे PbCl2 बन गया और Cu इधर से निकल गया, ठीक है। तो whenever one element replaces another element in any compound, then that kind of reaction is known as a displacement reaction. उसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज पूरी लर्न होनी चाहिए। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, देखो कौवे ने कहा, आई एम टेलिंग यू द ट्रिक, अगर किसी को नहीं पता है, ठीक है, अगर किसी और ट्रिक से लर्न है तो उसी ट्रिक से लर्न कर सकते हो, अदरवाइज ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। कौवे ने कहा, मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ, ठीक है। दिस इज द ट्रिक, इससे लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये मोस्ट रिएक्टिव है, हाइड्रोजन के ऊपर जितने होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एंड जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं इनको हम जनरली नोबल भी कहते हैं, नोबल मेटल्स काइंड ऑफ, ठीक है, क्योंकि उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, पोटेशियम सबसे ज्यादा है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो देखो कॉपर देखो नीचे है, लेड भी उससे ऊपर आया है, जिंक भी उससे ऊपर आया है, आयरन भी उससे ऊपर आया है, तो ये डिस्प्लेस कर देंगे। अब अगर मैं तुमसे कह दूं कि Cu प्लस FeSO4 क्या ये रिएक्शन होगी, तो तुम डायरेक्टली कह दोगे कि ये रिएक्शन तो होगी ही नहीं, क्यों, बिकॉज कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, तो वो ज्यादा रिएक्टिव की जगह कैसे ले लेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये रिएक्शन कभी भी प्रोसीड नहीं हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन अगर प्रोसीड भी करानी है तो तुम्हें पहले रिएक्टिविटी सीरीज को चेक करना पड़ेगा, तो इसको लर्न कर लेना, ठीक है, मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट चौथी टाइप की हमारे पास रिएक्शन आती है डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी तो पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, तो सिर्फ एक एलिमेंट ने दूसरी एलिमेंट की जगह ली थी। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, पूरा ही एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा। ए बी और सी डी आपस में अगर कंबाइन कर रहे हैं तो ये ए सी के साथ चला गया और ये बी डी के साथ चला गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट इधर पे हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है बिटवीन द रिएक्टेंट्स। दो रिएक्टेंट्स हैं, तो ए के साथ जो भी आयन था वो अब हट गया, तो उसने दूसरे वाला जो भी कंपाउंड था उसके आयन के साथ कंबाइन कर लिया है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास एग्जांपल, देखो सोडियम सल्फेट है, ये रिएक्शन आई थिंक मैं बता भी चुकी हूँ। तो सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2, अब देखो जब रिएक्शन होगी तो ये सोडियम किसके साथ जाएगा, इस क्लोरीन के साथ। जब भी फाइनल फॉर्मूला बनाना है ना तो उनके आयंस चेक करने, तो Na प्लस एक्सक्यूज मी सो सॉरी, Na प्लस था, Cl क्या होता है, Cl माइनस, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, NaCl, ठीक है। अब ये Ba जो है ये SO4 के साथ कंबाइन होगा, तो बेरियम मैंने बताया था Ba2 प्लस होता है, और सल्फेट क्या होता है, SO4 2 माइनस, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा, ठीक है। तो ये पूरी हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन हो गई। बैलेंसिंग के लिए इधर पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, वेरी सिंपल। फिर डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बता दी है, वैसे तो रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो जहां पे एक्सचेंज ऑफ आयन होगा बिटवीन द रिएक्टेंट्स ओनली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द इनसॉल्युबल सब्सटेंस। यहाँ पे देखो ये जो BaSO4 है ना, इसका हमें PPT मिलता है, ये जनरली हमारे पास व्हाइट कलर का होता है। तो ये व्हाइट कलर का PPT हमें मिलता है, तो अभी जैसे मैंने बताया था प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस आके नीचे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, बीकर में या जिसमें भी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है, वहां पे बॉटम पे आके वो कलेक्ट हो जाएगा, तो उसको हम एक प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। सो द इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर एनी रिएक्शन उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम PPT भी लिखते हैं, ठीक है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट, उन रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी सिंपल। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, सिंपल। तो एक तो ये डेफिनेशन हो गई, विच मीन्स व्हेनेवर इन एनी रिएक्शन देयर इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट रिएक्शन इज नोन एज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड दूसरा क्या हो सकता है, अगर रिमूवल भी हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का, तभी भी उसको हम क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे।
भले ही वहां पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व ना हो, बट अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तभी भी उसको ऑक्सीडेशन बोलोगे, ठीक है। रिडक्शन इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब है कि हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए या फिर ऑक्सीजन रिमूव होना चाहिए। सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है, ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन एटम इज लॉस्ट यानी कि रिमूव, ठीक है। However, not all the oxidation reactions involve addition of oxygen or removal of hydrogen atoms. कुछ ऐसी हमारे पास reactions होती हैं, ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, बट थोड़ी हमें नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ। कुछ ऐसी reactions होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज होते हैं, उनको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, सोडियम अगर कन्वर्ट हो रहा है अपने आयन में, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो रिमूव कर रहा है। ये रिएक्शन भी मेरे पास ऑक्सीडेशन है, ठीक है। भले ही अभी हमें इसमें इतना डीप नहीं जाना है, अभी हमें सिंपली क्या पढ़ना है, ऑक्सीजन का एडिशन एंड हाइड्रोजन का रिमूवल। बट ये भी मैंने बता दिया है, ये हम क्लास 11th में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जो भी लेंगे साइंस। अब एग्जांपल्स देखते हैं। कॉपर में हमने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई, तो ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड तो फॉर्म हुआ, अब हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ। देखो, कॉपर में ऐड हुआ ना ऑक्सीजन, विच मीन्स यही तो ऑक्सीडाइज हुआ होगा, ठीक है। तो विच मीन्स कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। अब CuO प्लस H2 क्या फॉर्म कर रहा है, Cu प्लस H2O। यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, ऑक्सीजन का रिमूवल दिख रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, विच मीन्स इधर पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन में देखो ऑक्सीजन आके जुड़ गया, विच मीन्स ये कौन सा वाला प्रोसेस हो रहा है तुम्हारे पास, ये सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीजन आके जुड़ा है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी कॉपर में ऑक्सीजन आके जुड़ा है, विच मीन्स ये भी मेरे पास क्या है, दिस इज ऑक्सीडेशन। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, रेड ऑक्स, RED फॉर रिडक्शन, OX फॉर ऑक्सीडेशन, विच मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा। जनरली हमारे पास जो भी रिएक्शंस होती है ना, वो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, बिकॉज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली ही अकर करता है। जैसे ये वाला हमारे पास एग्जांपल था, तो हमने देखा ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन, तो ये मेरे पास क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। हीट में हम ट्राइंगल बना सकते हैं, यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। देयर आर सम अदर एग्जांपल्स आल्सो, ZnO प्लस C, ये क्या फॉर्म कर रहा है, Zn प्लस CO। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ये क्या है मेरे पास, रिडक्शन। यहाँ पे आके ऐड हो रहा है, ये क्या है मेरे पास, ऑक्सीडेशन। वेरी सिंपल। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि क्या मतलब, ZnO से बना Zn, ये था रिडक्शन प्रोसेस, लेकिन इसी ने कार्बन को क्या करा है, ऑक्सीडाइज करा है ना, क्योंकि इसी का जो ऑक्सीजन था वही तो गया कार्बन के पास, तो इसी ने कार्बन को ऑक्सीडाइज करा है, तो विच मीन्स ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ही सिंपल है। अब देखो कार्बन कन्वर्ट हुआ कार्बन ऑक्साइड में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पे, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। बट इसकी वजह से ZnO को क्या हो गया, रिडक्शन ना, तो ये क्या होगा, खुद में रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये क्या है हमारे पास, MnO2 प्लस 4HCl, यहाँ पे ये बना रहा है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 इधर पे फॉर्म हो रहा है। देखो ऑक्सीजन, अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे Cl2 आ गया, ठीक है। एंड ये 4HCl ये किस में कन्वर्ट हो गया है हमारे पास, Cl2 में, ठीक है। ऑक्सीजन और जो हमारे पास क्लोरीन है ना, क्लोरीन भी हमारे पास क्या होता है, दैट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होता है। जो भी हमारे पास बेसिकली राइट हैंड साइड को एलिमेंट्स आते हैं वो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाते हैं, ठीक है, जो भी नॉन मेटल्स हैं। तो ये हमारे पास, हम इसमें तो नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है, बट हम और कहाँ से कह सकते हैं, देखो HCl ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, विच मीन्स ये क्या है मेरे पास, दिस इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम चेक करें इसको, तो HCl में ही क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है, H2O has chat section below in case you can hear me. So we were discussing about this reaction MnO2 plus 4HCl, ये फॉर्म कर रहा है इधर पे MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास क्या रिडक्शन है एंड क्या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, ठीक है।
just let me check the voice once. I think it is fine ना now. ठीक है, फॉर मी इट्स फाइन। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा HCl, इसका ऑक्सीडेशन हो गया किसमें, Cl2 में। अब देखो यहाँ पे अगर हम HCl और H2O में देखें तो यहाँ पे रिडक्शन तो कहीं से कहीं तक हो नहीं रहा है, ऑक्सीडेशन का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, विच मींस ये वाला हम नहीं देख पाएंगे इसमें, ठीक है। तो हमें MnO2 एंड MnCl2 ही देखना पड़ेगा। तो दो हमारे पास ऑक्सीजन एंड क्लोरीन दोनों ही जो है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट स्टिल बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा, दिस विल बी रिडक्शन इटसेल्फ। तो ये हमारे पास रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो विच मींस ये क्या है, मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कोरोजन। कोरोजन होता क्या है, देखो सिंपली कोई भी मेटल है अपने अनडिजायरेबल फॉर्म में अगर वो कन्वर्ट हो जाता है, गंदे फॉर्म में अगर वो कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन विद ऑक्सीजन और एयर जो भी आसपास है, मॉइस्चर या पानी, इन सब के साथ अगर रिएक्शन होती है किसी भी मेटल की ना, तो वो एक अनडिजायरेबल फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में जिसका हम प्रॉपर्ली यूज नहीं कर सकते हैं, उस फॉर्म में अगर वो चेंज हो जाता है, उसको हम कोरोजन कहते हैं। कोरोजन का बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, इट इज रस्टिंग, ठीक है। ये आयरन है हमारे पास, प्रॉपर सही वाला है, यहाँ पे क्या हो गया, रस्टिंग हो गई है, तो ब्राउनिश लेयर जो आ जाती है, सबको पता है, घर में देखा होगा बहुत बार रस्टिंग होते हुए, तो यहाँ पे जो भी ब्राउनिश लेयर आ जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। So the conversion of metals into an undesirable form by action of oxygen, water, acid, moisture, etc. इसी को corrosion बोलते हैं. It leads to reduction of the thickness. तो हमने देखा होगा जब भी रस्ट होता है तो बहुत पतला सा हो जाता है ना, बिकॉज उसमें रस्टिंग हो गई है, ठीक है, खोखला टाइप हो गया, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। एंड लॉस ऑफ यूजफुल प्रॉपर्टीज, जो भी उसमें अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए तो हम कह रहे हैं ना कि वो करोड हो चुका है, जो भी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं वो सब रिमूव हो जाती हैं, अब हम उसको अच्छे से यूज नहीं कर सकते हैं, वो अपने अनडिजायरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। जो भी नोबल मेटल्स होते हैं, नोबल कौन से होते हैं, अभी मैंने बताया हाइड्रोजन के जो भी बिलो होते हैं, ठीक है, उनमें जनरली उतनी नहीं होती है, बट कुछ ना कुछ रस्टिंग, सॉरी कुछ ना कुछ कोरोजन तो हर उसमें हो ही जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास कॉपर में नहीं होना चाहिए था, बिकॉज वो बिलो आता है हाइड्रोजन के, सिल्वर में भी नहीं होना चाहिए था, बट हो जाता है थोड़ी बहुत उसमें भी कोरोजन, ठीक है। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग सिल्वर में आ जाती है, किसकी होती है, वो सिल्वर सल्फाइड की होती है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, वो किसकी होती है, बेसिक कार्बोनेट की होती है। ये इनके जनरल फॉर्मूलाज हैं, जो भी इनका लाइक कोरोजन के बाद जिसमें कन्वर्ट होता है ना, उनका जनरल फॉर्मूला क्या है, Ag2S Fe2O3.XH2O, ठीक है, बिकॉज इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं एंड ये अपने ऑक्साइड में भी चेंज हो जाता है। एंड थर्ड है बेसिक कार्बोनेट, इसमें दोनों होते हैं, इसमें कार्बोनेट भी होते हैं एक्सक्यूज मी, एंड इसमें हाइड्रोक्साइड भी होता है, ठीक है। द सर्फेस ऑफ कॉपर मेटल, इट इज कोटेड विद ग्रीन लेयर। अब ये जो ग्रीन लेयर होती है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है किसकी होती है, तो इसमें हाइड्रोक्साइड भी होता है और कार्बोनेट भी होता है, इसीलिए इसको बेसिक कार्बोनेट हम कह देते हैं, बिकॉज इसमें हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट दोनों का मिक्सचर होता है, तो बेसिक कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। रिमेंबर दिस, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। उसके बाद कॉपर ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, CO2 के साथ रिएक्ट किया जो आसपास है, और ऑक्सीजन के साथ भी किया, तो इसने ये दोनों बना दिए, एंड हेंस यही हमारे पास वो ग्रीन कोटिंग है जो कॉपर में लग जाती है, जिसको हम कहेंगे कि उसका क्या हो गया है, कोरोजन हो चुका है। आयरन ने ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट किया और एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ भी, तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है। ये सिल्वर की रिएक्शन है, तो सिल्वर का जब भी टार्निशिंग होती है, कोरोजन होता है, तो सिल्वर सल्फाइड इधर पे बनता है। अब कोरोजन इज ऑब्वियसली नॉट अ गुड फिनोमेना, तो वी शुड अवॉइड कोरोजन। कैसे अवॉइड किया जा सकता है, जनरली ना हम रस्टिंग पे ही सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज आयरन की ही सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जो भी हमारी बिल्डिंग्स वगैरह बनी रहती हैं, बिल्डिंग्स तो उतनी नहीं, बट ब्रिजेस वगैरह या डोर्स वगैरह बनते हैं, तो हमारे पास आयरन के बने होते हैं ना, तो उस केस में रस्टिंग को तो अवॉइड करना चाहिए। तो क्या क्या प्रिवेंशन मेजर्स हो सकते हैं, सबसे पहले गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का सिंपल मतलब है कि जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस विच इज मेनली इन्वॉल्व विद जिंक, तो जिंक की कोटिंग कर दी जाती है बाहर से, ठीक है। देखो क्या हुआ, अंदर आयरन है, बाहर जिंक है, तो जो भी रिएक्शन होगी वो तो जिंक के साथ होगी, तो जो अंदर वाली लेयर है यानी कि जो आयरन है हमारे पास वो बच जाएगा, ठीक है। तो जिंक एक लाइक सैक्रिफाइस करता है, ठीक है, तो इसको हम सैक्रिफिशियल गैल्वेनाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ सैक्रिफिशियल प्रोसेस जो कि कौन करता है, जिंक करता है, ठीक है। उसके बाद एलॉइंग, एलॉय का क्या मतलब होता है, इट इज अ होमोजेनस
मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 और 2 से ज्यादा मेटल्स को अगर आपस में तुम मिला दोगे हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करके, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक एलॉय कहते हैं, ठीक है। तो एलॉय की वजह से भी जो प्रॉपर्टीज है ना वो बहुत चेंज हो जाती हैं। तो जैसे हम स्टेनलेस स्टील की बात करें तो ये बिल्कुल रस्ट नहीं होता है, घर में जो भी बर्तन वगैरह है उसमें हम स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या रस्टिंग होती है, नहीं होती है। क्यों? बिकॉज इसमें हमने आयरन को क्रोमियम और निकल के साथ क्या कर दिया है, एलॉय कर दिया है, ठीक है। देन पेंटिंग, जो भी हमारे लाइक वॉशरूम के डोर्स अगर तुम्हारे घर पे हैं तो वो आयरन के होते हैं, तो उसमें क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, सो दैट रस्टिंग अवॉइड हो सके। दो वो उतने टाइम तक नहीं बच पाता है रस्टिंग से, बट स्टिल पेंटिंग से हम अवॉइड कर सकते हैं टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। फिर ग्रीसिंग या ऑयलिंग, तो अगेन क्या होगा, देखो ग्रीस या ऑयल अगर हम लगा देंगे तो बाहर की लेयर कौन सी है, ग्रीस की है, तो वो कॉन्टैक्ट में होगी एयर के साथ या पानी के साथ, तो अंदर की जो लेयर है यानी कि अगेन आयरन की जो लेयर है वो कांटेक्ट में नहीं होगी एंड हेंस वो बच जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब है, जैसे हमने देखा है अगर हम कभी भी एप्पल वगैरह खाते हैं उसको कुछ टाइम तक अगर छोड़ देंगे तो उसमें कुछ लेयर आ जाती है, ठीक है, तो उसका मतलब है रैंसिडिटी उसमें हो गई है। जो भी उसमें उस खाने में फैट ऑयल प्रेजेंट है ना वो क्या हो जाते हैं, वो बेसिकली अब हमें एक बैड स्मेल एक बैड टेस्ट देने लग जाते हैं, सो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमें अगर उसको अवॉइड करना है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करने पड़ेंगे। एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है, ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन उसका ना करवाए, ठीक है। तो रैंसिडिटी का मतलब समझ में आया, जहां पे जो फैट जो भी ऑयल प्रेजेंट है किसी भी खाने में उसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है और अब हमें एक बैड स्मेल आ रही है उससे और उसका टेस्ट भी बहुत ही गंदा हो चुका है। जैसे ये है, ये रॉटन हमारे पास क्या है, दिस इज रॉटन एप्पल। तो उस एप्पल को हमने कुछ टाइम तक ऐसे ही छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली बिकॉज उसका ऑक्सीडेशन होता जाएगा तो वो सड़ता जाएगा। टोमेटो देखो ये पूरा सड़ चुका है, तो दिस इज रैंसिडिटी ओनली, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, जो भी फैट्स ऑयल्स प्रेजेंट है किसी भी खाने में उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड वहां से बहुत ही बैड स्मेल और टेस्ट आती है, इसी प्रोसेस को हम रैंसिडिटी कहते हैं। रैंसिडिफिकेशन भी इसको कह सकते हैं। अब ऑब्वियसली रैंसिडिटी तो अच्छी है नहीं, अगर तुम कुछ भी खाना चाहते हो तो ज्यादा टाइम तक वो सही से नहीं टिक पाएगा ना, क्यों, बिकॉज उसमें तो रैंसिडिटी हो जाएगी तो वो खराब हो जाएगा। तो अगर हम उसी खाने को ज्यादा टाइम तक बचाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, देखो जनरली हम घर में क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, है ना, किसी भी चीज को, सो दैट वो ज्यादा टाइम तक टिके रहे। तो एक ये कर सकते हैं, तुमने चिप्स वगैरह खाए होंगे तो अगर तुम चिप्स को खुला छोड़ दोगे तो सिल टाइप जाते हैं ना, बहुत ही अजीब सा टेस्ट आता है उसमें से। तो ऐसा क्या होता है कि इतने दूर से ट्रैवल करके वो चिप्स आते हैं फिर भी वो सेफ रहते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन फिल की जाती है। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस होती है, इनर्ट का मतलब जो रिएक्ट नहीं करेगी। तो देखो इसमें अगर हमने नाइट्रोजन फिल कर दिया चिप्स वगैरह में तो अब ऑक्सीजन तो रिएक्ट कर नहीं पाएगी, तो विच मीन्स जो भी फूड है जो भी चिप्स है उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिक एग्जांपल जो हम अपने आसपास भी देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स हम ऐड कर देते हैं, इनके दो एग्जांपल्स भी हैं। BHA ये होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT ये होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्विन। तो या सिंपली हम लर्न कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का हम यूज कर सकते हैं सो दैट वी कैन प्रिवेंट द फूड फ्रॉम रैंसिडिटी, ठीक है, और वी कैन बेसिकली सेव इट फ्रॉम रैंसिडिटी। फिर रैंसिडिफिकेशन से अगर हम बचाना चाहते हैं तो एयर टाइट कंटेनर्स में हम रख देते हैं, कोई भी खाना वगैरह है तो प्रॉपर्ली जार में, ऐसे मम्मी को देखा होगा बंद कर देते हैं खाने को, है ना, सो दैट रैंसिडिटी से वो बच सके। वैक्यूम पैकेजिंग होती है बिकॉज वैक्यूम में तो एयर है ही नहीं ना, ठीक है। फिर नाइट्रोजन जो मैंने अभी बताया, फ्रिज में खाने को रख सकते हो, उसके बाद डार्क प्लेसेस में भी उसको रख सकते हो सो दैट वहां पे ऑक्सीजन का उतना कांटेक्ट ना हो, ठीक है। तो ये एग्जांपल समझ में आ गए, कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं अब तुम्हारे। पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आई होप ये पूरा वन शॉट जितना भी मैंने पढ़ाया है ना तुमको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। Why does the color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped in it? अभी बताया था CuSO4 का कलर क्या होता है, इसका कलर होता है हमारे पास ब्लू। तो यहाँ पे FeSO4 के फॉर्मेशन की वजह से एंड कॉपर के डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है, सिंपल बिकॉज एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे अकर करती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन। गिवन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन, तो NCERT में एक ही गिवन है, दूसरी हमारे पास ये हो सकती है AgCl का भी इधर पे व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिलता है, सो दिस इज अ PPT ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। देख लेते हैं, देखो Na प्लस O2, तो यहाँ पे आ गया 2Na2O। तो देखो इसका क्या हो गया, इधर पे ऑक्सीडेशन हो गया है ना,
तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, विच मीन्स ये खुद में क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, इधर पे क्या आ गया, Cu प्लस H2O। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, विच मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्लियरली, बिकॉज ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। ये रिडक्शन है, विच मीन्स ये क्या है, मेरे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, वेरी सिंपल। यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है तो बहुत ही सिंपल है। देखो NO3 ट्वाइस मुझे दिख रहा है, यहाँ पे तो मुझे NO3 एक ही दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं 2 और जोड़ दूंगी। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम तो एक ही है। ठीक है, हाइड्रोजन इधर पे अब मुझे कितने दिख रहे हैं, टोटल 4, यहाँ पे तो 2 ही दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे 4 करने पड़ेंगे। अब सबको देख लेते हैं, 4 हाइड्रोजन है, इस साइड भी 4 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन 2 है, 2 नाइट्रोजन इधर भी है, ऑक्सीजन कितने हैं, 8 हैं टोटल, तो यहाँ पे भी 8 हो गए हैं। ठीक है, कैल्शियम एक एक है, बाकी सब हमने देख लिया, तो ये बैलेंस्ड है। ठीक है, NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O, देखो 2 Na होने चाहिए, तो मैंने इधर पे जोड़ दिए। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, यहाँ पे कितने हैं, 5, तो अब 6 कर दो इसको भी। 4 हाइड्रोजन इधर पे हो गए, इधर पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए, पूरा बैलेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद NaCl प्लस AgNO3, AgCl बना रहा है प्लस NaNO3, पूरी बैलेंस्ड है, इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। देखो Na एक है, Cl एक है, Ag एक है, NO3 ठीक है, बैलेंस्ड। BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस HCl, BA बैलेंस्ड है, SO4 भी बैलेंस्ड है। देखो हाइड्रोजन 2 हैं, तो इधर पे 2 ऐड कर दो और 2 क्लोरीन भी आ गए, विच मींस अब ये बैलेंस हो चुकी है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बहुत सारे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है जिसमें एडिशन यानी कि गेन होगा किसका, ऑक्सीजन का, और लॉस किसका होगा, हाइड्रोजन का। यहाँ पे गेन किसका होगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन में, और लॉस किसका होगा, ऑक्सीजन का। एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं। Fe प्लस O2, आयरन का ऑक्सीडेशन कर दो, Fe2O3। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गया। इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये खुद में क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। C प्लस O2, ये कंबशन रिएक्शन है, अगेन हमारे पास कार्बन को हमने क्या कर दिया है, बर्न कर दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हेंस हमारे पास यहाँ पे ये बन रहा है, जस्ट 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मेरी वॉइस सही से आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास अगेन देखो इसका क्या हो जा रहा है, इधर पे ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। ठीक है, देन N2 प्लस 3H2, तो कभी भी हमें पता है अगर हमारे पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो वो हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी, दैट विल बी रिडक्शन। तो यहाँ पे इसका क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है, विच मीन्स ये खुद में क्या है, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये हमारे पास ZnO किस में चेंज हो रहा है, Zn में। कौन सा प्रोसेस हुआ, रिडक्शन का। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन का। ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होगा, C, रिड्यूसिंग एजेंट। कई बार रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ये सब भी पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। अभी हमने एक रिएक्शन देखी थी, कॉपर हमारे पास ब्राउन कलर का होता है, इसमें अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, ठीक है, एयर का मतलब वही है, ऑक्सीजन सराउंडिंग में है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर एलिमेंट में चेंज हो जाता है, जो कि हमारे पास CuO होता है। तो इसकी बैलेंसिंग कर लो, 2 इधर आ जाएंगे, 2 इस तरीके से। तो ये हमारे पास ब्राउन कलर्ड एलिमेंट था, इसको हमने हीट कर दिया, तो X तो मेरे पास ये है, it becomes black in color due to the formation of CuO. Name the element X and the black colored compound form. तो black colored compound है CuO और X है हमारे पास Cu. Is it clear? ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आई होप द सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब, बिकॉज अभी मैंने जस्ट क्लास 10th का कंटेंट जो है डालना स्टार्ट करा है। इफ यू फील कि तुम लोग को अच्छा लगा है, सो डेफिनेटली शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अपनी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। मैं फिजिक्स की भी क्लासेस लेती हूँ, एज वेल एज केमिस्ट्री क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th, दोनों की क्लासेस इस चैनल पे ही तुम्हें मिलेंगी। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों ही मैं पढ़ाती हूँ फॉर क्लास 12th। ठीक है, इन केस क्लास 10th वालों को भी मैथ्स का कंटेंट चाहिए होगा, सो डेफिनेटली लेट मी नो। So that is it for our today's lecture. I hope this was useful for you. Do not forget to like, share and subscribe. And मैं तुमसे मिलूंगी next session में. Bye everyone. All the very best.